अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। अच्छा एक बात बताओ, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो ठीक है लगातार हमें पढ़ना चाहिए, लगातार हमें समझना चाहिए, लगातार इस पे बात करनी चाहिए हमें। क्या है सारा का सारा मुद्दा? लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। जब भी बात आती है दोस्तों R&D पे पैसा खर्च करने की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च चाहे साइंस के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन किसी में भी हो यार, हेल्थ के मामले में हो, IT के मामले हो, रिसर्च आपको पता है कहीं पे भी हो सकती है। रिसर्च का मतलब सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं है, रिसर्च मल्टीपल जगह हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, भारत के अंदर में रिसर्च पे कितना पैसा खर्च होता है? कितना पैसा भारत का रिसर्च R&D पे खर्च होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट हमारा GDP? वैसे ये GDP हमारा, तो इस GDP का आप ये बताओ कि सर इतना हिस्सा जो है इस GDP का वो आपका यहाँ पे खर्च होता है। अगर आप बताओगे तो हार्डली बहुत कम, मतलब माइन्यूट में है, कुछ परसेंटेज में होता है, 0.6%। और बढ़िया जो आज विकसित देश है, 0.6 बोल रहा हूँ यार, 0.5% या 4% के आसपास ही है। मतलब हमारे देश की जो टोटल GDP है उसका 0.4% या 5% ही हम 0 पॉइंट बोल रहा हूँ। हम किस पे खर्च करते हैं दोस्तों? R&D पे खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आपको अर्थव्यवस्था को जो मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन बनाना है, अगर इंडिया को वास्तविकता में आपको इन ट्रू सेंस वी वांट टू मेक इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, तो हमें R&D में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखो जो बड़े बड़े देश है ना, जो बहुत आगे है आज टेक्नोलॉजी के अंदर में, अलग अलग फील्ड के अंदर, ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूँ अपनी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, वो 1.5 से 2% के आसपास अपनी अर्थव्यवस्था का वो खर्चा करते हैं। किसके ऊपर दोस्तों? R&D पे। अब ये जो 1.5 से 2% का करते हैं ना R&D पे खर्चा, ये बहुत बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है, इसीलिए उनके देश आगे जा रहे हैं। चाहे US की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, कोरिया की, साउथ कोरिया की बात कर लो, जापान की बात कर लो, सब इतना पैसा उसमें डालते हैं। अब भारत का जो रिसर्च में खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 0.5% ऑफ द GDP। उनका कितना है? 1.5 to 2% ऑफ द GDP। इसके पीछे का रीज़न पता है आपको? रीज़न क्या है दोस्तों पता है? उनकी भी सरकार इतना ही खर्च करती है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो R&D में बहुत पैसा डालता है। और भारत में प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, R&D के नाम पे इल्ले खेला है, वो कुछ नहीं डालता। भारत में प्राइवेट सेक्टर से R&D में पैसा आता ही नहीं है। जो भी पैसा आता है वो सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और मैक्सिमम पैसा जो भारत में R&D में लगाया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जाता है, और ज़्यादातर पैसा, मैक्सिमम पैसा DRDO लगाता है, ठीक है। भारत में प्राइवेट सेक्टर से पैसा नहीं आता, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस, अडानी, ठीक है, अंबानी, ये लोग, ठीक है, टाटा, ये मतलब रिसर्च में उतना पैसा नहीं डालते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, अब जैसे मान के चलो अभी टाटा जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बहुत काम कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है चलो अपनी खुद की बैटरियां वगैरह बनाते नहीं। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कंसोल जो है इलेक्ट्रिक बैटरियों का वो चाइना से इंपोर्ट कर लिया कि ठीक है यार चाइना से, क्योंकि पता है यार कितने दिन बनाएंगे, मगजमारी करेंगे, उन्होंने पहले ऑलरेडी बना के छोड़ दिया है, ठीक है। हम भले ही चाइना की बुराई करें, चाइना बहुत आगे हमसे, ठीक है। चाइना ने भले ही कॉपी करके गाड़ियाँ बनाई हो, कॉपी करके चीज़ें बनाई, बट कॉपी करके भी ना वो जो मेन चीज़ें हैं ना उनको पीछे कर देते हैं, ठीक है। इतनी उन्होंने चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर दिया है, ठीक है। और अभी हम कहते हैं, देखो जैसे आज से थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो चाइनीज़ माल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी, अब लेकिन क्वालिटी वाइज चाइनीज़ माल अच्छा होने लग गया। आगे जाके क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी यार, ठीक है। पहले तो क्वांटिटी पे काम किया ना उन्होंने, चीज़ों को बनाना शुरू तो किया ना, हम बना ही नहीं रहे। क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स की जा सकती है, इंडिया में रिसर्च ही नहीं हो रहा, और इसका बड़ा कारण होता है दोस्तों हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिसर्च एंड R&D में पैसा नहीं डालता। अब दोस्तों बस यही एक प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम हमारे देश के अंदर में एक NRF बना रहे हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना रहे हैं। हम भारत देश के अंदर एक NRF बना रहे हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये एपेक्स बॉडी होगी, भारत के अंदर टॉप लेवल की बॉडी होगी, ठीक है, जिसका काम ही क्या होगा यार, अलग अलग जगह से स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से पैसा इकट्ठा करके लाना और उस प्राइवेट सेक्टर के पैसे को R&D के अंदर लगाना। ये इस NRF का एक सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम फोकस होगा, यही इसका काम रहेगा। किसका दोस्तों? इस NRF का, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। इसी के लिए यार पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके पता है कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इसके क्या होंगे दोस्तों? चेयरमैन होंगे। तो इसलिए थोड़ा समझना और पढ़ना ज़रूरी है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ऐसी कोई बॉडी थी नहीं जो R&D में पैसा डालने के लिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करती थी। इससे पहले भी हमारे पास एक बोर्ड था, बट वो बोर्ड इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो उसी को रिप्लेस करने के लिए हमने एक नई बॉडी बनानी है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका काम होगा प्राइवेट सेक्टर से फंड को मोबिलाइज करना, ठीक है। पहले वाली जो बॉडी थी उसका काम था सिर्फ पैसे बांटना ताकि देश में रिसर्च हो,
ठीक है। अब वाली बॉडी का काम क्या है, वो ना केवल पैसे देगी, ठीक है, ना केवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी, ना केवल रेगुलेट करेगी, ना केवल फैसिलिटेशन करेगी, बल्कि वो प्राइवेट प्लेयर को मोबिलाइज भी करेगी, उनसे जो फंड्स हैं वो मोबिलाइज भी करेगी। दैट इज द मेन थिंग। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। ये टॉपिक आया हुआ है द हिंदू के अंदर में, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने एक बिल रखा है, प्रपोज्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जनरेट प्राइवेट फंडिंग, ठीक है। तो जीएस पेपर 2, पार्लियामेंट गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज। साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, ही टेबल्ड द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन द लोकसभा। तो इन्होंने लोकसभा के अंदर में जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नया बिल जो है लोकसभा के अंदर में रखा है, जिसका नाम मैंने बता ही दिया आपको दोस्तों। इस बिल का उद्देश्य क्या है, एक नई बॉडी, एक अपेक्स लेवल, अपेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट लेवल पर एक नई संस्था का निर्माण करना, और उसका नाम क्या होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो बॉडी होगी, इट विल बी द हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। विधेयक में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव है, जो एक नया शीर्ष निकाय होगा, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीति की दिशा दिखाएगा। मेरी बात समझे आप, इसका काम ही यही होगा भैया, इन नई सोच के साथ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को आगे लेके जाना, ठीक है। हाईएस्ट अपेक्स लेवल बॉडी। इसको यार 50,000, ऐसा अंदाजा है सरकार का कि हम इसको 50,000 करोड़ का इसके पास कॉर्पस होगा, फंड आएगा, ठीक है, जो यहाँ अलग अलग जगह से आएगा, ऑब्वियसली बात है, नॉट फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टियों से भी आएगा। और ये 50,000 करोड़ एनआरएफ के माध्यम से बांटे जाएंगे 2023 से लेकर 2028 के बीच में। 50,000 करोड़ बांट के हम सोच रहे हैं कि भारत के अंदर में जो साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, और जो लेवल है उसको ऊपर लेके आया जाए। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत में जो हमने समझा है उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इट विल प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एट अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़ ओवर 5 ईयर। मतलब 5 साल अगले इसका ये टारगेट है कि 50,000 करोड़ बांट के आपको देश के अंदर में, ठीक है, जो रिसर्च है उसको आगे लेके जाना है। द की एम्बिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाया द एनआरएफ वाज टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। मैंने क्या बोला, सरकार किसके ऊपर देख रही है, सरकार इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, हमारा जो निजी क्षेत्र है ना दोस्तों, हम उसके चाहते हैं कि उससे यहाँ पर जो है हम रिसर्च के अंदर में पैसा लेके आए, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से पैसा है उसी को हम पैसे को हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में इस्तेमाल करें। अब आते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एनआरएफ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, कौन कौन लोग होंगे इसमें, कौन कौन लोग नहीं होंगे। तो ये जो एनआरएफ है दोस्तों, ये अपेक्स लेवल बॉडी होगी, मैंने बता दिया, हाईएस्ट लेवल पर। और इसको गवर्न कौन करेगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इसके क्या होंगे, प्रेसिडेंट कह दो, चेयरमैन कह दो, जो भी है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन है वो इसके क्या होंगे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो अच्छा टैलेंट होता है ना वो सरकार के पास नहीं होता, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर लोग बैठे होते हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसमें ये भी प्रावधान है कि प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट लोगों को लेके आया जाए, ठीक है। 5 आदमियों को बिजनेस और इंडस्ट्री से डायरेक्ट लेके आया जाएगा, 5 मेंबर, ठीक है, बिजनेस और इंडस्ट्री से उनको डायरेक्टली इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, नॉमिनेट किया जाएगा बोर्ड में। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो देयर आर 20 to 25 मेंबर्स इन दिस, 20 से 25 आदमी इसके अंदर में होने वाले हैं, ठीक है। दिस एनआरएफ विल बी एडमिनिस्ट्रेटली मैनेज बाय, अब किस गवर्नमेंट के किस संस्थान के अंडर में आएगा, सो इट विल बी मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। अब आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनआरएफ, लेकिन इससे पहले भी एक बोर्ड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सर्व, SERB। अब ये जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो होगी हमारी, ये अपेक्स लेवल बॉडी होगी, तो ये पुरानी एक बॉडी को रिप्लेस करेगा। अब ये जो पुरानी बॉडी है इसको हमने 2008 में बनाया था, नाम था SERB। SERB की फुल फॉर्म क्या होती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये इसका नाम था। ये हमने 2008 में बनाई थी। पर्पस सेम, ठीक है, पर्पस क्या था दोस्तों, सेम वही, ठीक है, फंडिंग जो है, जो रिसर्च है, इनोवेशन है, उसको फंड करना। द ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रमोट बेसिक research in science and engineering in order to achieve higher level of excellence in internationally competitive basic research। उद्देश्य क्या था इसका भी आप देख रहे हो, इसका भी उद्देश्य था, इसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, ठीक है, इसके पास में क्या थी दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, मैं कहाँ पे है रुक जाओ, इसके पास वित्तीय शक्तियाँ थी, इसके पास प्रशासनिक शक्तियाँ थी, ठीक है। और उसके माध्यम से इसको करना क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी अनुसंधान में उत्कृष्टता
के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए विज्ञान इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। बट माना जा रहा है कि समवट ये फेल रहा। जो हमने सर बनाया था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हमने बनाया था, ये कुछ हद तक फेल रहा। इसीलिए हमें एक नई बॉडी की जरूरत है एंड दैट्स व्हाई वी आर, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, एनआरएफ बना रहे हैं। दिस एनआरएफ हाउएवर प्रपोज अ मोर एक्सपेंसिव डेफिनेशन। अब जो पुराने वाला था उसका काम छोटा था, नए वाले की जो डेफिनेशन है, जो नए वाले का जो काम है वो थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। नए वाले को हमने ज्यादा काम दिया। एनआरएफ जो है इट प्रपोज अ मोर एक्सपेंसिव डेफिनेशन, इसके पास एक बड़ी विस्तृत परिभाषा जो है हमने यहाँ पे रखी है, विच इंक्लूड साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सब जो है इट ओनली एनविसेज फंडिंग रिसर्च, वेयर एज द एनआरएफ, ठीक है, पहले का क्या था, जो हमारे पास साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था, उसका सिर्फ काम क्या था, रिसर्च को फंड करना, मतलब पैसा बांटना, पैसा देके रिसर्च करवाना। लेकिन जो नया बोर्ड है, जो नया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम बनाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि ना केवल ये फंड करेगा, मतलब पैसा तो देगा ही देगा रिसर्च के लिए, बट इट विल ऑल्सो रिसीव मनी, पैसा लेगा भी भैया, कि जिसकी इच्छा है भाई, प्राइवेट सोर्स है, कोई फिलैंथ्रोपिक्स है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से दान करना चाहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी जो पैसा देना चाहते हैं आरएनडी के लिए। पुराने वाले साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का काम क्या था, पैसा बांटना भाई रिसर्च के लिए। नए वाले का काम है पैसा बांटना तो है ही है, साथ साथ पैसा लेना भी है प्राइवेट सोर्सेज से, ताकि भारत के अंदर में आरएनडी को हम और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब सर ये बताइए सर इसकी जरूरत क्या थी, ठीक है। आप पुरानी शराब को बस नई बोतल में डाल रहे हैं, सरकार भैंस का खूंटा बदल रही है। पहले एक खूंटे बंधी हुई थी भैंस, अब दूसरे खूंटे बांध दी। अब ये भैंस का खूंटा बदलने से क्या हो रहा है, ठीक है, आप एक खूंटे को चेंज करके दूसरे खूंटे पे बांध रहे हो, इसके कोई बदलाव है, इससे कोई परिवर्तन आएगा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो एनआरएफ है इसके बहुत फायदे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत में SERB होने के, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड होने के बाद भी भारत के अंदर में प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च के अंदर में पैसा नहीं आ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सजेस्ट दैट ओनली 36% ऑफ इंडियाज रिसर्च एक्सपेंडिचर, भारत के अंदर में खर्चा कितना होता है रिसर्च के ऊपर पता है, 1.2 लाख करोड़ का। इसका केवल 36% भाग जो है ये प्राइवेट सेक्टर से आता है, मतलब बहुत ही मिनिमल है, अभी बहुत मिनिमल है, ठीक है, बहुत कम है। अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़े, उसी हिसाब से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़े, तो भारत में रिसर्च के लिए बहुत पैसा आ सकता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो। इंडिया में आरएनडी पे हम केवल हमारी जीडीपी का 0.6% भाग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं जो बड़े देश हैं दोस्तों, अगर हम बात करें, वो 2% के आसपास तक लेके जा रहे हैं। ग्लोबल एवरेज है जो आरएनडी में पैसे का, वो 1.8% है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये जो है ना, यहाँ पर तुम देखोगे इनके अंदर में ज़्यादा आरएनडी क्यों होती है, रिसर्च पे ज़्यादा पैसा क्यों आता है, आरएनडी के लिए ज़्यादा पैसा क्यों आता है? क्योंकि ये सारे जो देश हैं, ठीक है, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, आप मान के चलो यहाँ पर 70% जो रिसर्च का पैसा है, it comes from private organization, it comes from the private sector, so that is the main thing। ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसी वजह से दोस्तों ये जो 6 देश हैं ये रिसर्च के अंदर में हमें लीड कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया का रिसर्च फंड, ठीक है, इंडियाज़ रिसर्च फंड, भारत के पास में कहाँ से पैसा आता है, कितना आता है? तो 70% जो पैसा है रिसर्च का, वो सीधा DRDO से आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ, यानी कि 70% भारत का आरएनडी का खर्चा जो है इन्हीं से आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इट गार्नर्ड अबाउट 20%, बाकी सब 20%। समझ रहे हो बात को? तो भारत में यार प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च का पैसा बहुत कम है, भारत में रिसर्च का ही पैसा बहुत कम है, इसीलिए भारत को ज़रूरत है दोस्तों रिसर्च के अंदर कुछ करने की, एंड दैट्स वाई, ठीक है, ये चीज़ हम लेके आए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च पे। तो मैं सिंपल चाहूँगा बस आप भारत की जो शिक्षा नीति है उसको पढ़ें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। सर प्री में आपसे सवाल पूछ सकता है, देखो अभी एक बिल है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन जब ये बिल एक एक्ट बन जाएगा तब आपको समझना पड़ेगा, तब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है दोस्तों, ठीक है, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। व्हाट आर की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इनएडिक्वेसी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया?
भाई भारत में R&D में जो कम पैसा आता है, इसके लिए क्या क्या मेन फैक्टर हैं, क्या क्या की फैक्टर हैं जो इस इनएडिक्वेसीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड, किस प्रकार से हम इन मुद्दों को एड्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भारत के अंदर में, हमारे कंट्री के अंदर में जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू इन द मेंस। चलिए बताइए जल्दी से समझ में आया या नहीं आया, फटाफट सभी लोग बताएंगे मुझे। अगर समझ में आया तो फटाफट से लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट है। एक रिक्वेस्ट के साथ शुरू करूंगा गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। ये मेरे 4 अलग अलग चैनल्स है यूट्यूब पर, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सारे के सारे लोग जो हैं इस पे मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। मुझे यहाँ पर फॉलो करें, चैनल के साथ जुड़ें। मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करेंगे। जैसे ही आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करेंगे उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी क्विज होती है, कोई भी स्पेशल क्लास, कोई भी प्लस कोर्स आता है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेक श्योर आपका कोड क्या हो दोस्तों, सुमित10। सुमित10 जैसे ही आप यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा दोस्तों अश्योर्ड गाइडेंस, ठीक है। मैं खुद आपको पूरी यूपीएससी की प्रोसेस में गाइड करूंगा दोस्तों। आपका स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 50% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है दोस्तों, 50% यूज डिस्काउंट। देखो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर मान लो आप 2024 में यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 48,749 के अंदर में मिल रहा है, ठीक है, 1 साल का। 2 साल का 66,000 में मिल रहा है दोस्तों। सो बढ़िया डिस्काउंट है, बढ़िया ऑफर है, तो जाइए कोड यूज कीजिए सुमित10 और जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा।